तो बस मैंने सेडेटिव हिप्नोटिक्स शुरू किया ही था, है ना, थोड़ा सा ही पढ़ाया था, आपका वेट कर रहा था। तो सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स किन कंडीशन में यूज होते हैं? एक्साइटमेंट को कम करते हैं, एंजाइटी को कम करते हैं, टेंशन को कम करते हैं, स्ट्रेस हो या ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम हो, ऐसी सिचुएशंस में हम सेडेटिव हिप्नोटिक्स यूज करते हैं। और ये ड्रग्स हैं गाबा रिसेप्टर से बाइंड करके अपना एक्शन देते हैं, और ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेड्यूस करते हैं, उसको डिप्रेस करते हैं। ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में क्या आता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो इसमें जो न्यूरो होते हैं, तो उस पे ये काम करते हैं, न्यूरो के रिसेप्टार पे। गाबा रिसेप्टार, गाबा का फुल फॉर्म क्या होता है? गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये गाबा का फुल फॉर्म होता है। ठीक है। और सेडेटिव हिप्नोटिक्स का एक यूज है एज अ एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। मतलब कोई पेशेंट यदि अवसादग्रस्त है, तनाव से पीड़ित है, तो तनाव को भी ये कम करते हैं। और सेडेटिव हिप्नोटिक में केवल डोज का डिफरेंस होता है। आपने यदि सेडेटिव के डोज को डबल ट्रिपल कर दिया तो वो एज ए हिप्नोटिक काम करने लगता है, और हिप्नोटिक के डोज को यदि आपने बढ़ा दिया तो वो एज ए जनरल एनेस्थेटिक काम करता है। एनेस्थेसिया मतलब होता है, दो प्रकार के एनेस्थेसिया होते हैं, एक तो सुन्न करना और एक तो बेहोश करना। तो जो मेजर सर्जरीज होती हैं उसमें बेहोश किया जाता है, क्योंकि उसमें पेशेंट फुल्ली कोऑपरेटिव मोड पे रहे, है ना, और पेशेंट को किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई फियर ना आए। क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में जनरली जो मशीन्स होती हैं, जो इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, और जो आवाजें आती हैं ना मशीन की, इससे पेशेंट के अंदर एक फियर आता है ना। तो उस फियर की वजह से उसका बीपी हाई हो सकता है, और ड्यूरिंग सर्जरी उसकी ब्लीडिंग ज्यादा हो सकती है। तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए पेशेंट को बेहोश कर दिया जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है आधा एक घंटे के लिए, और उस बीच में सर्जरी परफॉर्म की जाती है, और फिर उसको बाहर वो आता है, तो फिर थोड़ी देर बाद वो मतलब अपने कॉन्शियस स्टेट में आ जाता है। ठीक है। तो ये जो सेडेटिव हिप्नोटिक का क्लासिफिकेशन है, ये एक तो केमिकल के बेसिस पे किया गया है कि इसका डेरिवेटिव क्या है ना। तो जो यूरिया से डिराइव होते हैं वो तीन टाइप के होते हैं: लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग का एग्जाम्पल है फिनोबार्बिटोल और मैफोबार्बिटोल, और शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है ब्यूटोबार्बिटोन और सैकोबार्बिटोन, और अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग का एग्जाम्पल है थियोपेंटोन और हेक्सोबार्बिटल। तो ये ड्रग्स के आपको नाम याद करने हैं। बेंजोडाइजोपीन्स, है ना, इसमें बेंजीन रिंग होता है। और डाई एजोपीन मतलब इसमें एजा ग्रुप मतलब नाइट्रोजन होता है। अभी मैं आपको इसका स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। तो बेंजोडाइजोपीन्स का एग्जाम्पल है डाइजेपाम, नाइट्रोजेपाम और अल्प्राजोलम। ठीक है। हम दो ड्रग देखेंगे, डाइजेपाम और एल्प्राजोलम, क्योंकि ये हमारे सिलेबस में इस पे स्टार लगा हुआ है। तो ये दो ड्रग के हमें स्टोरेज कंडीशन, इनके यूजेस, और इनकी मार्केट फॉर्मुलेशंस और फेमस ब्रांड नेम, और इनकी सॉल्युबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, ये सब हम देखेंगे इनका। सर और एक कुछ ऐसे ड्रग्स। हाँ कैलाश। सर इसमें केमिकल स्ट्रक्चर थोड़ा सा टफ लग रहा है, कैसे करेंगे सर, कितना याद करेंगे केमिकल सम। स्ट्रक्चर तो आपको थोड़ा प्रैक्टिस करके आपको याद करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में कोई स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो आप लोग पास नहीं हो सकते, क्योंकि और भी बहुत सी चीजें हैं, है ना। लेकिन हाँ, स्ट्रक्चर बनाने से मार्किंग बहुत अच्छी होती है ना, क्योंकि आपको 80 में से 22 23 मार्क्स लाने हैं, है ना। तो बहुत ज्यादा नहीं है। और इसके अलावा डेफिनेशंस पूछी जाती है, क्लासिफिकेशन पूछा जाता है। जैसे इस चैप्टर से एक क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। मतलब आपने यदि ये क्लासिफिकेशन भी लिख दिया तो आधे नंबर मिलेंगे या नहीं आप, है ना। तो ऐसा नहीं है, और भी चीजें हैं जो आपसे पूछते हैं, है ना। अब जैसे स्ट्रक्चर में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप टाइट्रेशन अच्छे से पढ़ के जाएं, तो टाइट्रेशन का क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, है ना। आप वो पढ़ के जाए इम्प्यूरिटी क्या होती है, वहां से क्वेश्चन आएगा। लिमिट टेस्ट आप पढ़ लें, लिमिट टेस्ट के रिएक्शन ज्यादा टफ नहीं है। और यदि लिमिट टेस्ट पूछा जाता है और आपको रिएक्शन नहीं भी लिख रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लिमिट टेस्ट ही लिख दो, तो आपको फिर भी 70 80% मार्क्स मिल जाएंगे। एक आध नंबर ही कटेगा, ज्यादा नहीं कटेगा, है ना। क्योंकि मैं कॉपियां चेक करता था तो मुझे लगता ही नहीं था कि मैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की कॉपी चेक कर रहा हूँ, स्ट्रक्चर्स बहुत कम रहते थे, नहीं बना पाते हैं स्टूडेंट, है ना। इवन मतलब दवाइयों के स्ट्रक्चर जब बनाए जाते हैं इतने क्रिटिकल है, ये स्ट्रक्चर तो कुछ भी नहीं है। अभी आगे कुछ स्ट्रक्चर्स आएंगे स्टेरॉइड्स के, तो वो तो बहुत मतलब इतनी सारी बेंजीन रिंग्स होती हैं, हैवी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, तो वो स्ट्रक्चर बहुत टफ रहते हैं, है ना। तो मुश्किल से 8 में से एक आध दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन ऐसा रहेगा जो स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर की बात करेगा और कहेगा कि भाई ये स्ट्रक्चर बनाओ। अदरवाइज तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स,
है ना। तो उसमें आप यदि स्ट्रक्चर बना देते हो अल्प्राजोलम का तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनाते हो तो सारा डिस्क्रिप्शन लिख दो, तो स्ट्रक्चर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो उसमें आप पास तो हो जाओगे, तो इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि स्ट्रक्चर में तो प्रॉब्लम होती ही है ना उसमें तो। अब जैसे ये दवाइयों का क्लासिफिकेशन भी है, तो कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर कैसे याद करें इसको, ऐसे कठिन कठिन से नाम है ना। एल्प्राजोलम तो खैर ठीक है, सब लोग ने सुन रखा है, लेकिन और भी ऐसे बहुत से ड्रग्स हैं जिनके नाम हमने कभी नहीं सुने होते हैं, और हमको क्लासिफिकेशन याद करना है। तो इसका एक ही तरीका है, इसको पढ़ते रहो, रोज देखते रहो, है ना, थोड़ा सा डिस्कस करते रहो। मैं तो जब फार्मेसी कर रहा था डेली कॉलेज जाता था, तो ऐसे ही ग्रुप डिस्कशन हम लोग करते रहते थे, है ना, बातें चीतें होती रहती थी पढ़ाई से रिलेटेड, तो धीरे धीरे मतलब 6 महीने 8 महीने में याद हो जाता था, है ना। तो हो जाएगा याद, है ना। और ऐसा मत सोचो कि भाई स्ट्रक्चर नहीं करेंगे तो फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक भी स्ट्रक्चर मत बनाओ केमिस्ट्री में, तो भी आप आराम से अच्छे नंबर भी ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही थोड़ी ना है केमिस्ट्री में, इसके अलावा भी तो बहुत सारी चीजें हैं। और रही बात मेल्टिंग पॉइंट की, स्टोरेज कंडीशन की, तो थोड़ा बहुत ये वेरी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कॉमन चीजें हैं वो आपको मेंशन कर देनी है, जैसे कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड, बच्चों से दूर रखना है, ऐसी कॉमन चीजें, है ना। और जैसे टेम्परेचर आपको एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, तो आपने लिख दिया कि भाई 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 या 25, मन से ही लिख दिया, है ना। अब जैसे व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, बहुत सारे ड्रग्स के केमिकल व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होते हैं, तो आप कुछ समझ में नहीं आ रहा तो लिख दिया व्हाइट क्रिस्टलाइन, ऐसे करके आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो हो जाएगा। और ये जो लिवर ड्रग्स हैं बेंजोडाइजोपीन्स के, ये लैब में डेवलप किए गए हैं। एक जो बेसिक मॉलिक्यूल होता है ड्रग का, उस पे सब्स्टिट्यूशन किए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन से एक नया ड्रग बना लिया जाता है ना। और उस ड्रग को हम क्या बोलते हैं, न्यू ड्रग्स। तो न्यू ड्रग्स में आता है आपका जोपिक्लोन और जोल्पिडेम, ये भी आपने देखे होंगे होंगे मेडिकल स्टोर में, ठीक है। और सेडेटिव हिप्नोटिक में डिफरेंस पूछा जाता है, ठीक है, तो इसमें मैं आपको 2 3 डिफरेंस बता रहा हूँ, तो ये आप लिख देंगे यदि आता है एग्जाम में तो, है ना। पहला डिफरेंस क्या है, जो सेडेटिव है वो एक्साइटमेंट कम करेगा, पेशेंट को अ, उसकी उसमें कामनेस लाएगा, ठीक है। और हिप्नोटिक क्या करेगा, ये नेचुरल स्लीप प्रोड्यूस करेगा, स्लीप को इनिशिएट करेगा और स्लीप को मेंटेन रखेगा। सेडेटिव में है, इट एक्ट ऑन इट एक्ट एज अ हिप्नोटिक्स, है ना। यदि हम सेडेटिव का डोज बढ़ा दे तो ये हिप्नोटिक की तरह काम करेगा, और हिप्नोटिक का डोज बढ़ा दे तो ये एनेस्थेसिया का काम करेगा, मतलब जनरल एनेस्थेसिया का काम करेगा, ठीक है। और इसका जो सेडेटिव का एक्शन होता है, ये डिलेड ऑनसेट ऑफ एक्शन होता है, मतलब धीरे धीरे व्यक्ति पे असर आता है। और ये जो हिप्नोटिक है, इनका जो एक्शन है थोड़ा सा क्विक होता है, फास्ट होता है कंपेरेटिवली। और सेडेटिव का जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है वो काफी लंबा रहता है इन कंपैरिजन ऑफ हिप्नोटिक्स के। मतलब हिप्नोटिक्स बहुत गहरी नींद में तो आपको लेके जाएगा, लेकिन सपोज 10 घंटे के लिए, लेकिन सेडेटिव का असर ऐसा है कि भले नींद नहीं आ रही है, एक मदहोशी सी बनी रहेगी, लेकिन वो आपको ज्यादा लंबे समय तक बनी रह सकती है। तो ये इसके डिफरेंसेस है कुछ, तो ये आप देख लीजिएगा, ठीक है। क्लासिफिकेशन हमें पढ़ना है सेडेटिव हिप्नोटिक्स का, और इनकी डेफिनेशन, ठीक है, इनके यूजेस क्या है, किन मेडिकल कंडीशंस में हम सेडेटिव हिप्नोटिक ड्रग्स यूज करते हैं, और हमें इसके एग्जांपल्स पते होने चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब मैं आपसे है ना डायजेपाम डिस्कस करूंगा, ठीक है। डायजेपाम इंपॉर्टेंट ड्रग है, ये उसकी कैटेगरी है एज अ सेडेटिव और हिप्नोटिक, हम यूज करते हैं, एंटी कन्वर्जेंट यूज करते हैं। कन्वर्जन क्या होता है, सिजर्स, झटके, ट्रैमर। मिर्गी में आपने मिर्गी के पेशेंट देखा होगा, मिर्गी में कौन सा ड्रग यूज करते हैं, फेनेटोइन, है ना। तो मिर्गी के थ्रीसियम जो भी सर, पेशेंट, क्या, थ्रीसियम, किलोबाजाम हाँ, थ्रीसियम। ये भी ड्रग यूज करते हैं, ठीक हाँ, है। छोटे बच्चों को भी आती सर, फेब्रिल कन्वल्सन। कन्वर्जन में देखा है बच्चे कैसे होते हैं आपने। हाँ सर, एकदम लार पूरा बाहर निकाल लेते हैं, बेहोश टाइप पूरा। हाँ, कुछ भी नहीं और रहता। हिलते भी है कभी कभी थोड़े से, हाँ सर, है ना। सेम हिस्टीरिया भी वैसे ही होता है सर। हिस्टीरिया हम्म में सिर्फ लार नहीं निकलता सर। हिस्टीरिया का एक फॉर्म ये भी है, कुछ लोगों को देवी आती है ना, हाँ नवरात्र के सर, टाइम पे सेम आपने सर। देखा होगा, उस खूब मचलते कूदते हैं वो, हाँ सर। आंखें कैसी कैसी करते हैं और जीभ बाहर निकालते हैं, ये भी एक हिस्टीरिया ही होता है। ये एक बीमारी होती है एक्चुअली,
लेकिन लोग बाग उसको अंधविश्वास जैसा समझते हैं। हाँ, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को मतलब ऐसे देवी आई और उसने एकदम से ऐसे विकराल रूप धारण करके ऐसे नाचने लगा और हाथ हाथ हिलाने लगा, कैसे कैसे होने लगा। एक छोटा सा बेबी था, उसके पैर पे पैर रख दिया उसने। उसके पापा को बहुत गुस्सा आई, वो उल्टे दो तमाचे मारे उसको। सॉरी सॉरी बोल के चला गया वो व्यक्ति। ऐसा होता है ना। कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, कुछ लोग मतलब ऐसे नौटंकी थोड़ा सा ड्रामा करते हैं, ड्रामेबाज होते हैं। तो ये भी हिस्टीरिया होता है। और एक क्या होता है, जब व्यक्ति किसी भी टॉपिक पे बहुत ज्यादा सोचता है ना, तो वो सोच के में इतना डूब जाता है कि वो चीजें उसके अंदर मतलब अंदर से आने लगती हैं। है ना, उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर देव आ गए हैं, ऐसा वैसा उसको ऐसा फील होने लगता है। कुछ लोग त्रास ड्रामा नहीं करते करना। हैं और कुछ लोग का मतलब मेंटल स्टेट ही गड़बड़ हो जाता है ना। तो डाइजेपाम बेंजोडाइजोपीन्स का डेरिवेटिव है ना। इसको बेंजोडाइजोपीन्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें देखो स्ट्रक्चर में आपको बेंजीन रिंग दिखेगा, है ना, फेनल रिंग है इसमें। डाइएजा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हम एजा बोलते हैं ना। तो और इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी मैं नंबरिंग देखूं, इसमें एक बेंजीन रिंग यहाँ पर लगा हुआ है और ये 7 मेंबर्ड रिंग फ्यूज्ड है ये बेंजीन रिंग से। यहाँ से इसका नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है, 1 2। ये इसमें हेट्रो एटम प्रेजेंट है। ठीक है, हेट्रो एटम क्या होता है, किसी भी रिंग में यदि अदर देन कार्बन कोई एटम प्रेजेंट है तो हम उसको हेट्रो एटम बोलते हैं। तो ये 7th मेंबर्ड हेट्रो रिंग है जो कि इस बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है। ठीक है, तो यहाँ से हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो हेट्रो रिंग में जहां पर हेट्रो एटम प्रेजेंट रहता है वहां से हम उसकी नंबरिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम 1 और ये 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये इसकी हमने नंबरिंग कर दी इस रिंग की। अब इसका हम आईयूपीएसी नेम लिखेंगे, देखो 7th पोजीशन पे इस पे आपका क्लोरो लगा हुआ है, तो 7 क्लोरो हो गया। और 1 3 डाई हाइड्रो, 1 3 कहाँ पर है, ये है इसमें 1। हाँ, यहाँ पर इसमें है ये 1 और ये है 3। ठीक है, यहाँ पर डाई हाइड्रो ग्रुप लगा रहता है। और फर्स्ट पोजीशन पे ये मैथिल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला। ठीक है, और 5th पोजीशन पे इस पे यहाँ पर फेनिल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये बेंजीन रिंग 5th पोजीशन पे। और 1 4 डाई बेंजो बेंजो डाइजेपीन। ठीक है, तो ये इसका आईयूपीएसी नेम है। थोड़ा सा कठिन है, जितना याद रहेगा, नहीं रहे कोई बात नहीं, है ना। पर हमको तो पढ़ना है तो हम पढ़ लेते हैं। याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बात नहीं। स्ट्रक्चर जितना याद आएगा उतना बना देना, थोड़े सब्स्टिट्यूशन याद आएंगे तो बना देना, ठीक है। ये वाला कीटो ग्रुप है, कीटोन। ठीक है, और ये वाला मिथाइल ग्रुप है, ये वाला फिनाइल ग्रुप है, और ये है क्लोरो। ठीक है, इसमें 3 रिंग है, एक बेंजीन रिंग ये है और एक बेंजीन रिंग ये है। ये वाली बेंजीन रिंग इस 7th मेंबर्ड हेट्रो रिंग से फ्यूज्ड है। ठीक है, यहाँ पर इसका फ्यूजन हो रहा है ना। ऐसे करके थोड़ा सा याद रखने की कोशिश करना, है ना, कितनी बेंजीन है, कौन सा सब्स्टिट्यूशन है, इस आधार पे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना। और नहीं याद आएगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। ब्रांड नेम की यदि बात करें तो वेलियम, है ना, कालमोड और काम्पोज इंजेक्शन आता है इसका, है ना, डाइस्टेट, ये सारे इसके पॉपुलर ब्रांड्स हैं। आपको इसके अलावा कोई याद है तो आप बिल्कुल लिख सकते हैं, यू आर फ्री, है ना। मुझे जो दो चार पता थे बुक्स में दिए तो वो मैंने लिखे हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है। ठीक है, और स्लाइटली बिटर इन टेस्ट। कभी कभी कुछ बुक में इसका येलो कलर भी दिया रहता है, तो वो येलो कलर इसलिए दिया रहता है, या कुछ कहीं व्हाइट क्रिस्टलाइन और कहीं आपको कलर नजर आता है, तो उसमें कंफ्यूज इसलिए नहीं होना है, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वो कंपाउंड कितना प्योर है। जब उसकी सिंथेसिस हुई है, तो जब वो एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में रहता है तब उसका कलर थोड़ा सा बदल जाता है ना। तो इसलिए बुक में थोड़ा सा एक वेरिएशन आता है कलर को लेके। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप कलर लिखोगे तो कोई उसको काटेगा नहीं, क्योंकि इतना बहुत किसी को याद नहीं रहता ज्यादा, है ना। और वैसे भी डी फार्मेसी में तो प्रैक्टिकल्स होते नहीं है ना। प्रैक्टिकल होते तो आपको कलर्स याद रहते हैं यदि आप इन कंपाउंड्स को देखते तो। ऑर्डरलेस होता है ना। और मेल्टिंग पॉइंट 125 126। अब 45 ड्रग है, क्या आप 45 ड्रग के सबके मेल्टिंग पॉइंट याद रख सकते हो, नहीं।
लेकिन क्या होता है, जब व्यक्ति पढ़ते रहता है, देखते रहता है, तो उसको एक अंदाजा लग जाता है कि भाई इसका इतना है, तो वो एक अंदाजे से भी लिख देगा तो कोई गलत नहीं है। सॉलिबिलिटी, इसका तो पता चल ही जाता है कि मुझे कंपाउंड के बारे में लिखना क्या क्या है। सॉलिबिलिटी लिखना है ना, उसकी प्रॉपर्टी में उसका कलर क्या है, ऑर्डर क्या है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, तो ऐसा एक अंदाजा लग जाता है। स्लाइटली soluble in water and soluble in alcohol and freely soluble in chloroform और ईथर। क्लोरोफॉर्म और ईथर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये फ्रीली soluble होता है। अब इसका स्टोरेज क्या है, हम मतलब इसको किस कंडीशन में स्टोर करके रखेंगे, तो एयर टाइट कंटेनर में हम रखेंगे, कीप अवे फ्रॉम चाइल्ड रखेंगे, ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम सनलाइट, है ना। और इसको हमें स्टोर करना है तो 4 to 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसकी स्टेबिलिटी और एफिकेसी बरकरार रहेगी। यूजेस क्या है इसके, यूज एज अ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक, है ना। एंजाइटी को कम करेगा, टेंशन को कम करेगा, माइनर सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं हम, इंसोम्निया मतलब नींद ना आने की बीमारी के इलाज में, है ना। और कन्वर्जेंस को कम करेगा, मसल्स को रिलैक्स कर देगा, ठीक है। और मैनेजमेंट ऑफ अल्कोहल विड्रॉल सिम्टम्स, मतलब कोई व्यक्ति यदि बहुत ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है और हम चाहते हैं कि वो छोड़ दे, तो जैसे ही वो अल्कोहल छोड़ता है तो उसकी बॉडी में कुछ सिम्टम्स आने लगते हैं, उसकी बॉडी वाइब्रेट होने लगती है, उसको बेचैनी का एहसास होता है, क्योंकि उसको नशा नहीं मिलता और बॉडी नशे की आदी हो चुकी है। तो इस केस में हम ये ड्रग्स उसको देते हैं, है ना। तो ये ड्रग्स देने से उसके जो विड्रॉल सिम्टम्स है, विड्रॉल मतलब अल्कोहल की आदत छुड़ाने के दौरान जो लक्षण पेशेंट में नजर आते हैं, तो उसको ये कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि ये भी एक प्रकार का बॉडी में नशा ही पैदा करता है, इसीलिए तो नशे से नशे को काटा जाता है। वो कहते हैं ना भाई, लोहा लोहे को काटता है ना। तो वैसी वाली बात है। नशा यदि छोड़ना है तो एक नशा अपनाना पड़ेगा तब दूसरा नशा छूटेगा। और फॉर्मुलेशन, इसकी फॉर्मुलेशन टैबलेट फॉर्म में आता है और इंजेक्शन फॉर्म में आता है, और आईपी और बीपी के हिसाब से बनाया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये गाबा रिसेप्टर पे काम करता है। गाबा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका मैंने अभी आपको फुल फॉर्म बताया था, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड। और ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, उसकी एक्टिविटी को, ठीक है। तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है डाइजेपाम का, ठीक है। अब हम डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं नाइट्राजेपाम का, एल्प्राजोलम का। नाइट्राजेपाम हमें नहीं पढ़ना, केवल नाम याद रखना बस। ये एल्प्राजोलम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। एल्प्राजोलम के स्ट्रक्चर में आप देखोगे यहाँ पर एक पेंटा रिंग है, पेंटा रिंग में यहाँ पर 3 नाइट्रोजन है, ठीक है। और ये पेंटा रिंग की हम नंबरिंग अलग से करेंगे और ये पूरे स्ट्रक्चर की नंबरिंग अलग से करेंगे। नंबरिंग हम यहाँ से शुरू करेंगे जहां पर ये मिथाइल ग्रुप ऐड है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ये इसकी नंबरिंग हो गई। अब इसका हम IUPAC नेम लिखते हैं। फर्स्ट पोजीशन पे मैथिल है तो हम 1 मैथिल लिख देंगे। फिर इसकी 6th पोजीशन पे यहाँ पर फेनिल है, ठीक है, ये वाला रिंग, तो फेनिल लिख देंगे। और 1 2 4, मतलब ये जो पेंटा रिंग की नंबरिंग हुई है इसमें 1 और 3 और 4 पोजीशन पे नाइट्रोजन लगा हुआ है, ठीक है, तो इसको ट्राई एजोल कह देंगे, ठीक है। और लास्ट में हम लिख देंगे बेंजोडाइजोपीन। बेंजोडाइजोपीन हमने क्यों लिखा, क्योंकि इसका जो बेसिक रिंग का स्ट्रक्चर है वो बेंजोडाइजोपीन ही है, इसलिए तो हम कहते हैं दिस इज बेंजोडाइजोपीन डेरिवेटिव, है ना। जैसे हमने कहा भाई यूरिया डेरिवेटिव, मतलब उसमें बेसिक स्ट्रक्चर यूरिया का है और उसके ऊपर सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो बेसिक जो उसका स्ट्रक्चर है उसी की वजह से एक्टिविटी आती है। ये जो ड्रग है आपका सेडेटिव हिप्नोटिक, इसमें जो मेन एक्टिविटी है वो किसकी वजह से पता है आपको, ये जो आपको दिख रहा है ना पोर्शन ये वाला, ये इसकी एक्टिविटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल है, इतना सा, है ना। ये वाली इसकी मतलब बेसिक मॉलिक्यूल है ये, पर इस पे सब्स्टिट्यूशंस किए हैं, इसके आधार पे काफी ड्रग्स बनाए जा सकते हैं, है ना। तो एक ड्रग वो है जो हमें नेचर से मिलता है, नेचुरल ड्रग, और एक ड्रग वो है जो हम नेचर से मिले ड्रग में थोड़ा सब्स्टिट्यूशन करते हैं, और एक ड्रग वो है जो हम फुल्ली सिंथेसाइज्ड करते हैं लैब में, जिसको हम सिंथेटिक ड्रग्स कहते हैं। हम बोलते हैं ना भाई ये सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स है,
ये थर्ड जनरेशन है, जैसे मोबाइल चलता है ना 3G 4G 5G, वैसे ड्रग्स में भी आपने थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, तो ये सब लैब में सिंथेसाइज किए जाते हैं। साइंटिस्ट और जो रिसर्चर्स होते हैं वो नए नए मॉलिक्यूल डिजाइन करते हैं, ठीक है, और उनके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, तो उस हिसाब से फिर उनको उनका प्रचलन बढ़ जाता है। अब इसके मैं स्टेट की बात करूं तो क्रिस्टलाइन पाउडर है, ठीक है, वाइट कलर का है, ऑर्डरलेस है, सॉल्युबल इन वाटर है, और सॉल्युबल इन मिथाइलिन क्लोराइड। और स्टेबिलिटी स्टोरेज की बात करें तो ये एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रखते हैं, और मॉइस्चर नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि हाइग्रोस्कोपिक नेचर के बहुत से ड्रग्स होते हैं। जब भी आप स्टोरेज स्टेबिलिटी मेंशन करोगे तो याद रखना ये जो ड्रग्स हैं दे आर केमिकल्स, तो ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं एयर के प्रति, लाइट के प्रति, मॉइस्चर के प्रति, है ना। और ये थोड़े से मतलब बच्चों की पहुंच से दूर रखना, है ना, इनको टेम्परेचर भी ज्यादा नहीं चाहिए। तो इन सारी चीजों का ध्यान रखना आप, तो आप कोई भी लिख सकते हो। जैसे हमें उसको एयर से प्रोटेक्ट करना है तो हम एयर टाइट कंटेनर में रख देंगे, हमें कलर से प्रोटेक्ट करना है हम एम्बर्ड कलर की बॉटल में रख देंगे, ठीक है। और और हमें हाइग्रोस्कोपिक है तो हम उसको मॉइस्चर से प्रोटेक्ट करने के लिए भी एयर टाइट कंटेनर में रखेंगे, ठीक है। इसका जो फेमस ब्रांड है जो मार्केट में अवेलेबल है, जैसे टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स हैं, वो एल्प्रेक्स बनाती है, बहुत फेमस है एल्प्रेक्स, है ना, एल्पाम, है ना, एल्पैक्स। एक एल्प्रेक्स है और एक एल्प एक्स है, ठीक है, और एक है एल्पेज, रेनबेक्सी बनाती है, रेनबेक्सी फार्मास्यूटिकल्स, है ना। तो ये इसके कुछ फेमस ब्रांड है, ठीक है। और ये टैबलेट के फॉर्म में आता है ना। इंजेक्शन आता है या नहीं मुझे पता नहीं, टैबलेट तो आती है इसकी, ठीक है। तो ये है आपका एल्प्राजोलम का डिस्क्रिप्शन, और आज हमने यहाँ पर सेडेटिव हिप्नोटिक कंप्लीट कर लिया है। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा सेडेटिव हिप्नोटिक्स की डेफिनेशन, इनका क्लासिफिकेशन, और इनके ड्रग्स के एग्जाम्पल, और दो ड्रग का डिस्क्रिप्शन हमने देखा, डाइजेपाम और एल्प्राजोलम। हमने दोनों के स्ट्रक्चर देखे, आईयूपीएसी नेम देखा, स्टोरेज कंडीशन देखी, इनकी फॉर्मुलेशंस देखी, और फेमस ब्रांड नेम जो कि मार्केट में अवेलेबल है। इतनी चीजें हमने देखी, और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करता है, जिससे हमारी एंजाइटी डिप्रेशन हमारा कम हो जाता है, ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। सेडेटिव हिप्नोटिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल पूछा जाता है, क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लेना इसका, ठीक है। तो कोई डाउट है? हेलो? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है? समझ में आया? आरती, समरीन, हेलो, हाँ जी सर। क्या समझ में आया बताओ, क्या होते हैं सेडेटिव। सेडेटिव हिप्नोटिक्स, एग्जाम्पल बताओ। आप बताओ कामना। सर ये एक्साइटमेंट एंड एनजाइटी टेंशन को रिड्यूस करता है। हम्म। और ये, हाँ, और ये लॉन्ग लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, अल्ट्रा शॉर्ट हम्म। एक्टिंग में तीन में होता है। हम्म। तो हाँ, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग में वो बारबीटॉन जैसी कोई टैबलेट्स, और शॉर्ट गुड गुड। एक्टिंग में ऐसी ब्यूटो, सेको, बारबीटॉन। क्या बात है, बस ऐसे ही धीरे धीरे याद होंगे, है ना। वो ठीक है। बारबी बारबी डॉल से याद आ गया था। हाँ, वेरी गुड। और ठीक है, ओके, वेरी गुड, है ना कामना, मैं नोट शेयर करूंगा ग्रुप में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। yes, समरीन आप कुछ कहो, समरीन। समरीन, आवाज नहीं आ रही क्या? चलिए ठीक है ना, कल हम मिलते हैं, कल कोई नया टॉपिक पढ़ेंगे, और आप रिवाइज कर लीजिएगा सेडेटिव हिप्नोटिक्स, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने पढ़ाया था टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है, कैलामाइन लोशन है, इमोलिएंट है ना, और कुछ एंटीसेप्टिक्स, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, और क्लोरीनेटेड लाइम,
ब्लीचिंग पाउडर, ये मैंने यस्टरडे क्लास में पढ़ाया था। टॉपिकल एजेंट, रूबिफिशिएंट क्या होते हैं, डिमल्सन क्या होते हैं, इमोलिएंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो इसको भी आप रिवाइज कीजिएगा। तो मैं आपसे सेडेटिव हिप्नोटिक्स और टॉपिकल एजेंट्स का ओरल टेस्ट लूंगा नेक्स्ट क्लास में, तो दोनों आप पढ़ लेना। नोट्स मैंने आपके ग्रुप पे शेयर की है, अभी जो आज पढ़ाया है इसकी मैं 3 शीट अभी डाल दूंगा, ठीक है। और मैंने ग्रुप पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी शेयर किए हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, तो उनको भी आप थोड़ा सा एक नजर देख लीजिएगा। कल मिलते हैं, ठीक है। गुड नाइट।